प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की वीडियो में रीतकाल को लिया है। रीतकाल के इम्पोर्टेंट तथ्य लिए हैं, वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगी, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पिछले के अन्य वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स की आज जो टॉपिक मैंने लिया है रीतकाल को। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि रीतकाल के कौन कौन से टॉपिक है इतने इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना ही नहीं बल्कि रट लेना है। ठीक है, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं स्वयं का स्टडी नोट्स, तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, रीतकाल को प्रारंभ करने से पहले आप इन टॉपिक को लिख लीजिए। यदि आप पहली बार नेट के का एग्जाम देना चाहते हैं, जो दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं, तो वही थोड़ा सा मिलान कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक वो छोड़ दिए हैं या जिसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। तो आप ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। ये 10 मिनट का टाइम इस वीडियो पर आप देते हैं तो आपका रीतकाल का कोई भी टॉपिक छूट नहीं सकता है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा बता देना चाहूंगी फ्रेंड्स, रीति से अभिप्राय क्या है। तो रीति से अभिप्राय काफी विद्वानों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं, अपनी धारणाएं बताई हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति से। तो वहीं पर केशवदास कुछ और कह रहे हैं, भूषण जी है, मतिराम देव, पद्माकर, भिखारी दास, कई कवियों ने, अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं रीतिकाल से रिलेटेड। तो ये कभी प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ पर हम लेते हैं, हमारा टॉपिक है रीतकाल का समय दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य से के इतिहास से ही लिया गया तथ्य है और यही ऑथेंटिक भी है। तो यहाँ पर संबत में है, यहाँ पर सन में है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रकरण 1 की। रीतिकाल का जो प्रकरण 1 है उसमें सामान्य परिचय दिया गया है। वहीं पे बता दूं, सामान्य परिचय के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा कि हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। ये प्रकरण 1 में उन्होंने कहा है सामान्य परिचय देते हुए। फिर वहीं पर उन्होंने कह दिया कि इनके संबंध में कहा कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, पर जो आचार्य की पर वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। प्रकरण 1 में ही कहा। तो काफी सारी चीजें हैं जो प्रकरण 1-2 में ऐसा करके पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसका डीप अध्ययन करिएगा। प्रकरण 1-2-3 का सामान्य परिचय देते ही उन्होंने कह दिया कि आचार्य जो केशव जी हैं, आचार्य केशव के संबंध में नहीं, इन्होंने कहा आचार्य चिंतामण त्रिपाठी के संबंध में कि रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामण त्रिपाठी से ही चली आती है। तो रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं चिंतामण त्रिपाठी के संबंध में। तो काफी सारे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहीं पर हम बात करते हैं प्रकरण 2 की। रीतिकाल के जो रीति ग्रंथकार कवि और हुए हैं, तो बता दूं टोटल जो है 57 रीति ग्रंथकार कवियों का जिक्र आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। जैसे चिंतामणि है, बेनी है, जसवंत सिंह है, बिहारी जी हैं, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव, बहुत सारे हैं कवि हैं जिनका अध्ययन आप देखेंगे आगे चल करके। रीतिकाल के कुछ अन्य कवि हैं, इसका भी जिक्र आपके हिंदी साहित्य का इतिहास में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स रीतिकाल के जो प्रमुख तथ्य हैं जो आगामी एग्जाम में के लिए आपके बेहतर हो सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये पहला आता है रीतकाल का नामकरण और उनके प्रस्तोता विद्वान। तो कौन से विद्वान है जो रीतकाल का नामकरण करते हैं? तो रीत काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। वहीं पर अलंकृत काल कह दिया मिश्र बंधु ने। रीतकाल आचार्य शुक्ल ने कह दिया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कह दिया। वहीं पर बता दूं तो अंधकार काल कहा है त्रिलोचन जी ने, है ना। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल दी हूँ। एक टॉपिक और आता है यहीं पर रीतकाल के प्रवर्तक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, रीतकाल के जो प्रवर्तक हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। तो बता दूं यहाँ पर कृपाराम को माना है रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है और आचार्य शुक्ल जी ने माना है चिंतामण त्रिपाठी जी को। अब मैं बता दूं, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काल क्रम की दृष्टि से किसने माना है। तो काल क्रम की दृष्टि से कृपाराम जी को मानते हैं। फिर रचनाकार की दृष्टि से केशव दास को माना गया है। वहीं पर अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामण त्रिपाठी को माना गया है। ठीक है,
ये तथ्य आपके पास नहीं है तो आप बताइएगा। यही बस नहीं, जो तथ्य यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिए हैं, जो आपके पास टॉपिक नहीं है, मतलब जिनका वर्णन आपके पास नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, वहां पर इनका मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं रीतकाल की विशेषताओं की। तो रीतकाल की विशेषताएं फ्रेंड्स अक्सर पूछी जाती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखिए। रीतकाल के जो विशेषताएं हैं वो पूछ ली जाती हैं, या रीतकाल की प्रवृत्तियां, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद टॉपिक आता है रीतकाल के आचार्यत्व, इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य बताए गए हैं। उद्भावक आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य हैं और कवि शिक्षक हैं, है ना। तो इनका थोड़ा सा अध्ययन आपको करना है, जिसको आपको रट लेना है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीत का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, कई आलोचक हैं जो रीत काल का मूल्यांकन करते हैं। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बच्चन जी हैं। बच्चन जी ने कहा कि रीतकालीन कविता के सौदागर थे। वहीं श्याम सुंदर दास जी हैं, इन्होंने भी कहा रीतकाल के संबंध में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, मार्कंडेय वाजपेयी जी हैं। तो कई ऐसे विद्वान हैं जो रीतकाल का मूल्यांकन करते हैं आलोचना की दृष्टि से। यदि इसका तथ्य आपके पास नहीं है तो मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट में इसका जिक्र कीजिएगा। यहीं पर आपको पढ़ना है लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ का भी अध्ययन करना है ना। लक्षण ग्रंथ पूछा जाता है कि कौन से कवि विद्वान है या जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, या कौन से हैं आचार्य जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं। तो इसका अध्ययन आप जरूर देखिएगा। यहीं पर बात करती हूँ फ्रेंड्स रीतकाल के साहित्य का वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीतकाल के साहित्य का जो वर्गीकरण है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर हमें क्या देखने के मिलेगा, इनकी जो रचनाएं हैं ये हम देखेंगे। यहीं पर इन कवियों का हम काल क्रम यानी जन्म समय देखेंगे, जो कि एग्जाम में काल क्रमानुसार लगाने के लिए प्रश्न बनता है। यहीं पर हम देख लेंगे इनकी रचनाओं के वर्ण विषय। तो पहले आते हैं रीतबद्ध कवि हैं। अब रीतबद्ध कवियों को हम देख लेते हैं, तो हमारे केशवदास जी हैं, चिंतामणि हैं, हमारे मतीराम जी हैं, भूषण कुलपति सुखदेव, महाराज जसवंत सिंह हैं, देव भिखारी, पद्माकर, रसलीन, प्रताप साय आदि हैं। बता दो फ्रेंड्स यही बस नहीं, इससे और भी है, लेकिन मैंने उनका तथ्य यहाँ पर उनका जिक्र मैंने यहाँ किया नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। ठीक है, और आप देख लीजिएगा है हठी जी हैं जो कि रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो हम अब देखते हैं रीत सिद्ध कवियों की सेनापति हैं बिहारी जी, रसनिधि जी, हठी जी, निवाज, पजनेश आदि ये कवि हैं जो कि रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब रीत सिद्ध कवियों में आप देख रहे हैं कि आपको इनको बिहारी जी को आपको इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ना है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर इनकी रचनाओं और इनके संबंध में जो आचार्य शुक्ल के कथन है वो आप जरूर देखिएगा। इनको भी आप देखिएगा आचार्य शुक्ल के कथन, इन्होंने आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है किसके संबंध में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रीत मुक्त कवियों को देख लेते हैं। तो रीत मुक्त कवियों में आते हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर जसदेव। और जानते हैं घनानंद, आलम, बोधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर भी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं को पूछा जाता है। तो आप इन तथ्यों को देखिएगा, जो चीजें आपके पास नहीं है उसका वीडियो में डालने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, या मैं एक एक करके वीडियो डालूं फिर से, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इन वीडियो को, है ना। तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसके बाद आता है रीतकालीन नाटक को आपको देखना है। रीतकालीन नाटक में आते हैं जसवंत सिंह ने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय, वहीं पर निवाज का शकुंतला नाटक है, सोमनाथ का देव का देव माया प्रपंच है, सोमनाथ ने माधव विनोद लिख दिया है। तो ये कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। फिर एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है रीतकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता कि कौन से कवि थे जो रीतकालीन आचार्यों के या राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना किया करते थे। तो आप देख लीजिएगा, जैसे केशवदास जी हैं, इनको देखिएगा, चिंतामणि त्रिपाठी को देखिएगा, मतीराम है, रसलीन है, भिखारी दास जी हैं, घनानंद है, बोधा को देखिएगा, ठाकुर को आप देखिएगा, भूषण को देव हैं, पद्माकर जी हैं, आलम को देख लीजिएगा। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इनके अक्सर ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनका अध्ययन देखिएगा। आता है वीर काव्य और के प्रमुख रचनाकार, साथ में इनकी आपको फ्रेंड्स रचनाएं भी देखनी है। ठीक है, साथ में इनकी रचनाएं भी देखनी है वीर काव्य की। तो बात करती हूँ वीर काव्य की रचनाओं में, तो गोरेलाल जिनको लाल कवि कहा गया है, इनका छत्र प्रकाश है, इसको आप देखिएगा, छत्र प्रकाश एक प्रबंध काव्य है। सूदन का सुजान चरित्र है, इसका अध्ययन आप देख लीजिएगा, है ना। और काफी कवि हैं, जोधराज हैं, बांकीदास हैं, तो इनको देख लीजिएगा। अब एक बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर
टाइप मिस्टेक हो गया है, वीर काव्य ने यहाँ पर ये 10 नंबर पे नीति काव्य होना चाहिए था, ठीक है, नीति काव्य होना चाहिए था, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि नीति काव्य से बता दूं क्या पूछा जाता है, एक प्रश्न बनता है कि कौन से कवि हैं जो नीति काव्य, जिन्होंने नीति काव्य की रचना की है, तो गिरधर दास जी हैं, गिरधर कविराय हैं, सम्मन है, दीनदयाल गिरी हैं, वृंद कवि हैं। तो इन्होंने नीति के दोहे लिखे हैं। और बता दूं यहीं से एक प्रश्न बनता है कि कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना की है। तो आप ये देखिएगा, या फिर प्रश्न बनता है कि जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, इस टॉपिक को, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत सार्थक हो सकती है यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और अपने स्टडी सेल्फ नोट्स में आप इन टॉपिक को देख लीजिएगा, इसको आप नोट करिएगा। फिर यहाँ से बनने वाले जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो तथ्य आपके पास नहीं है, तो यूजीसी नेट साहित्य दर्पण आपके साथ है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते कहना चाहूंगी, यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को आप लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझ तक सेंड कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।